नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, ज्योग्राफी सेक्शन पे आज हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की। एटमॉस्फेयर पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर वायुमंडल होता क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के विस्तृत जो भंडार है उसे हम कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के विस्तृत भंडार को हम कहते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। या यूं कहें कि गैसों के फैलाव को क्या कहते हैं? हम वायुमंडल कहते हैं। देखिए, यह जो वायुमंडल होता है, सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण है, यानी सूर्य से आने वाली जो तरंगें हैं, सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए तो पारगम्य होता है, वो तो पृथ्वी तक आ जाती हैं। लेकिन जो पार्थिव विकिरण होता है, उसकी जो दीर्घ तरंगें होती हैं, उनके लिए अपारगम्य होता है, अर्थात वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। और ध्यान रहे कि जो वायुमंडल की ऊपरी परत का अगर हम बात करें, ऊपरी परत का अगर हम अध्ययन की बात करें, तो उसे हम एरोलॉजी में अध्ययन करते हैं। किस में करते हैं? एरोलॉजी में। ऊपरी परत का, ऊपरी परत, एरोलॉजी, ऊपरी परत। अगर निचली परत की हम बात करें तो मेटेरियोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। मेटेरियोलॉजी, ठीक है ना, मेट्रोलॉजी। ध्यान रखें, ऊपरी परत का इसे वायुर्विज्ञान भी कहते हैं, इसे वायुर्विज्ञान भी कहते हैं। और निचली परत के अध्ययन को हम क्या? मेटेरियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। वायुमंडल के पर आयतन के हिसाब से अगर गैसों की बात करें तो वायुमंडल पर आयतन के हिसाब से अनुसार सब सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन। ध्यान रखें, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है वायु आयतन के अनुसार। 78% ये पाई जाती है, 78%। उसके बाद जो नंबर आता है वो ऑक्सीजन का आता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो 20% के आसपास पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है ऑर्गन का नंबर, ठीक है ना। ऑर्गन जो पाई जाती है वो 0.93% पाई जाती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे हम कहते हैं, ये पाई जाती है 0.03%, ठीक है। और इसके अलावा ओजोन गैस भी पाई जाती है। ओजोन जिसे O3 कहते हैं, इसे CO2 कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, ओजोन गैस भी पाई जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन, है ना। हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन, ठीक है। अब ध्यान रखें कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना है? 78.07% नाइट्रोजन है। 20.93% जो है वो आपकी ऑक्सीजन है। और 0.93 जो परसेंट है वो ऑर्गन है। और ध्यान रखें, ऑर्गन जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, जो रसायन शास्त्र में जो होता है ना अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आर्गन। ये सीधे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ध्यान रखें। आर्गन। अब अक्रिय गैसें वो होती हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वायुमंडल में। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखें, एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एक एक कर इन पर चर्चा करेंगे। इनके अलावा भी चीजें पाई जाती हैं, जैसे आपको जल वाष्प पाया जाता है, जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में। इसके अलावा धूल कण पाए जाते हैं, ठीक है ना। धूल कण पाए जाते हैं जिनके कारण प्रकीर्णन होता है ना। प्रकीर्णन होता है जिनके कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये सब इसके कारण होते हैं। तो ये मुख्य रूप से गैसें ये हैं। और दो और चीजें अतिरिक्त पाई जाती है, जल वाष्प और धूल कण, ठीक है। अब इस पे बारी बारी से चर्चा करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन देखिए, तो ध्यान रखें, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा है कि लेग्यूमिनस नामक जो पौधा होता है, नामक पौधे होते हैं, वो पृथ्वी पर वायुमंडल के क्या है? पृथ्वी पर नाइट्रोजन के सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन के पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजनी पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति करते हैं। अब ध्यान रखें, नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस के कारण ही क्या होता है कि हम जो पृथ्वी पर है या जंगलों में है, आग लगने पर काबू पाया जा सकता है, वो बैलेंस रखती है। अगर नाइट्रोजन गैस ना हो तो फिर जंगल हो या कोई भी चीज जलती ही रहेगी,
ठीक है ना। तो ये जलने के लिए अवरोधक का भी कार्य करता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नाइट्रोजन गैस के कारण क्या होता है, जलने के अवरोधक का भी कार्य करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखें, हमें नाइट्रोजन गैस के कारण वायुदाब का पता लगता है, पवनों की शक्ति का पता लगता है ना, हमें इत्यादि इन चीजों का भी पता लगता है इसके कारण। ठीक है, तो ध्यान रखें, वायुदाब का पता लगता है, वायुदाब, पवनों की शक्ति का पता लगता है, इसके साथ साथ हमें पता लगता है प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है ना, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, परावर्तन मतलब एक किसी सरफेस पे टकराई और फिर वहीं से वापस लौट गई। ठीक है ना, परावर्तन का भी हमें आभास होता है इसी गैस के कारण। ठीक है, ध्यान रखें। और ध्यान रखें, पेड़ पौधों में जो प्रोटीन का निर्माण होता है, पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, वो नाइट्रोजन गैस के कारण होता है। ध्यान रखें, नाइट्रोजन गैस के कारण होता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस का महत्व इसीलिए हो जाता है, एक तो लेग्यूमिनस जो नामक पौधे हैं वो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, दूसरा ये वायुदाब, पवनों की शक्ति, प्रकाश के परावर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबल होती है। पेड़ पौधों में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो कि एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और साथ ही साथ यह क्या करता है कि जलने में अवरोधक का कार्य करता है, ये जलने नहीं देता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन। देखिए, जिसे मनुष्यों, प्राणियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए प्राणदायी गैस के रूप में जाना जाता है, ये प्राणदायी गैस के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसी से प्राण इंसान जी सकता है, सांस ले सकता है। अब ध्यान रखें, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ध्यान रखें, उत्पत्ति ऐसे हुई कि जिस प्रकार हम देखें ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, ध्यान रखें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, और क्लोरोफिल होता है जो पत्तियों में, जिसके कारण उनका रंग हरा होता है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्योंकि ये क्लोरोफिल में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा, एक तो आपका भोजन बनेगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, भोजन बनेगा जिसे हम, और प्लस आपका ऑक्सीजन बनेगा। बस यहीं से ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। अब समझ लीजिएगा कि इस जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, क्या है ये, प्रकाश संश्लेषण। अब इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान ही हमें ऑक्सीजन हमें मिलता है। ध्यान रखें, प्रकाश संश्लेषण में जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल मौजूद रहेगा पत्तियों में, तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है प्रकाश संश्लेषण से, पौधों से, पेड़ पौधों से। ठीक है ना, ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्राणदायी गैस है, उत्पत्ति इसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होती है, और साथ ही साथ इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह जलने में सहायक होती है। ध्यान रखने, जलने में सहायक होती है, ध्यान रखें, यह जलाती है चीजों को, क्या करती है, जलने में। अगर कोई चीज जलाई तो ऑक्सीजन की कमी है तो नहीं जलेगी। ऊंचाई वाले इलाकों में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन का अभाव होता है, इसलिए चीजें आग जलाने में समस्या आती है। ठीक है, अब जो हम अगली बात करेंगे वो बात करेंगे ऑर्गन की। तो ऑर्गन के बारे में तो तथ्य हम पता कर ही चुके हैं। ठीक है, ऑर्गन क्या है, ठीक है, ऑर्गन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो अक्रिय गैस है। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो जी ऑर्गन है। सीधे सवाल पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाएगा तो 0.93। और अक्रिय गैसें वो गैसें होती हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है ना, केमिस्ट्री के हिसाब से, रसायन विज्ञान शास्त्र के हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 पे जब हम चर्चा करते हैं तो CO2 को हम क्या कहते हैं, भारी गैस कहते हैं। ध्यान रखें, इसे क्या कहते हैं, भारी गैस कहते हैं, ये भारी होती है, भारी गैस कहते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि
जो पृथ्वी पर आने वाला विकिरण है, सौर विकिरण है, उसके लिए तो ये पारगम्य है, नीचे आ जाएगा। लेकिन जो परावर्तित विकिरण पृथ्वी के सरफेस से जो टकराएगा ना, पृथ्वी के जो भूपटल से टकराएगा, लेकिन जब वापस जाने की बात होगी तो ये रोक देगा। तो ये गैस भारी गैस है कि ये बिल्कुल जो किरणें हैं वापस नहीं जाने देती है और पृथ्वी का ताप बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है ये गैस। पृथ्वी का ताप बनाए रखने के लिए, ताप बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, रखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार गैस है। क्योंकि क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो सौर विकिरण आ रहा है पृथ्वी पे, यानी सूर्य की जो किरणें आ रही हैं वो पृथ्वी पे तो आ रही हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में वो परावर्तन उनका वापस नहीं हो रहा, जिससे पृथ्वी में का एक टेम्परेचर बन जा रहा है। अब ध्यान रखें, इसीलिए ये गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल ये भी है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पृथ्वी का ताप बना रहेगा और इसकी अधिकता के कारण क्या होगा कि तापमान में वृद्धि होगी। क्या होगी, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं ना, वो तापमान में वृद्धि होगी। इसी के लिए समझौता, इसकी मात्रा में कमी करने के लिए एक आपने सुना होगा पेरिस समझौता, ठीक है ना, पेरिस समझौता, ठीक है, वो हुआ था 2015 में, जिस पर वैश्विक सहमति बनी थी कि कार्बन की मात्रा में हम क्या करेंगे, कमी करेंगे, ठीक है ना। इस पर वैश्विक सहमति बनी 2015 में, इस पर वैश्विक सहमति बनी, ठीक है। तो देखिए, अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे ओजोन पे। देखिए, ओजोन का महत्व तो बढ़ जाता है। आपने बार बार सुना होगा, बार बार समाचारों में सुना होगा कि ओजोन जो परत है उसमें लगातार छेद हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, ओजोन परत क्या है, दरअसल गैस है एक ओजोन, और जिसका क्या है कि एक फैलाव है, एक गहरा फैलाव है। अब क्या होगा कि अगर पृथ्वी के तापमान में, पृथ्वी में जो प्रदूषण है उसकी मात्रा में अधिकता हो जाएगी, तो ये गैसें फैलाव होने लगेगी, ठीक है, गैसों में फैलाव होने लगेगा। जो एक चिप की परत की भांति है गैस, उसमें फैलाव होने लगेगा। लेकिन अगर हम पृथ्वी पर जो प्रदूषण है उसको रोकने में कामयाब हो पाए, तो फिर वो सिकुड़कर फिर आपस में जुड़ जाएगी। जिस प्रकार हम भाप के बीच में अगर आप हाथ रखिए, कोई वस्तु रखिए, तो भाप फैल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हम हाथ उधर कर लेते हैं तो वो गैस पुनः क्या हो जाती है, आपस में गैस आपस में बिल्कुल मिल जाती है। तो उस प्रकार से है ओजोन, ठीक है ना, ओजोन गैस, जिसे ओजोन परत भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इस गैस का महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें जो क्षरण हो रहा है, ओजोन में क्षरण हो रहा है, लेकिन इसका महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं। पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं, जिन्हें हम अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, ये पराबैंगनी किरणें सूर्य की पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। ओजोन परत, जो ओजोन गैसों की एक लेयर है, वो उसे वहीं पे रोक देती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, एक तो अगर ये पृथ्वी पे आ जाती हैं, एक तो पृथ्वी के तापमान में अत्यधिक तीव्र वृद्धि हो जाएगी। तापमान क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, जिस पर जीना मुहाल हो जाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरा, इससे क्या होगा, अगर ये पृथ्वी पर आए तो इससे चर्म कैंसर होंगे, है ना, स्किन कैंसर जिसे हम कहते हैं, स्किन डिजीज होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने से रोकती है ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत का ये महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। ओजोन की मात्रा इसीलिए कार्य करती है। अब इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें देखिए जो जेट वायुयान है, जेट वायुयान है, जेट वायुयान से आने वाली नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखें इसे, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके साथ साथ फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से, कंडीशनर से आने वाला CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम कहते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये मिलके क्या कर रही हैं कि जो ओजोन परत है उसे नुकसान पहुंचा रही है। और CFC में जो क्लोरीन मौजूद होती है ना, वो इसे नुकसान पहुंचाएगी, यानी CFC इसके लिए हार्मफुल है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो जेट वायुयानों से आती है वो इसको क्या कर रही है, नुकसान पहुंचाती है। इसे
जीवन दायनी जो सुरक्षा कवच भी कहते हैं इसे, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस संबंध में समय समय पर क्या करते हैं, ओजोन परत संरक्षण के लिए कार्य किए गए हैं। और इसी संबंध में जो कार्य किए गए, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता जो 1987 में हुआ था, ध्यान रखें ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण, ठीक है, इससे संबंधित है। और दूसरा किगाली समझौता, 2016 का किगाली समझौता, ठीक है, ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, ध्यान रखें। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था 1987 में हुआ था, ठीक है, और इसी का जो संशोधित समझौता हुआ किगाली समझौता वो 2016 में हुआ, जो अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसका छन्नी की भांति काम करता है। देखिए ना, छन्नी की बिल्कुल पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने दे रहा है। ठीक है, अब आगे जो हम चर्चा करेंगे, देखिए गैसें तो बहुत प्रकार की पाई जाती हैं, लेकिन जो गैसें पाई जाने में अब जो महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है वो जल वाष्प पर हम चर्चा करेंगे कि जो जल वाष्प है उसका क्या काम होता है। देखिए जल वाष्प पर चर्चा होगी, जल वाष्प, ठीक है। अब ध्यान रखें, जल वाष्प सबसे महत्वपूर्ण, हमने एक CO2 की बात की थी, एक हमने क्या बात की है, ग्रीन प्रभाव नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो बात की थी, ग्रीन हाउस प्रभाव की जो हमने बात की थी, हरित गृह प्रभाव, उसके लिए जिम्मेदार भी है ये जल वाष्प, ध्यान रखें ये जल वाष्प। और ध्यान रखें ये जल वाष्प ग्रीन हाउस में सब सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, जो अगर हम बात करें कोई तत्व या कोई गैस है तो जिसका योगदान है वो जल वाष्प का है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार उत्तरदायी सबसे ज्यादा कौन सी है, जल वाष्प। ठीक है, अब ये ध्यान रखें, इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि ग्रीन हाउस जल वाष्प का एक कार्य और होता है। देखिए संघनन जल वाष्प का जब संघनन होता है ना, ठंडे हो जाते हैं, ऊपर जो बादल के रूप में जाता है, तो उसके बाद वर्षा आदि क्या होती है, पृथ्वी पर वर्षा भी होती है, इसलिए इसका महत्व भी बढ़ जाता है। ठीक है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी जिम्मेदार है, लेकिन संघनन जो प्रक्रिया है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसकी एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये पृथ्वी से 2000 मीटर की ऊंचाई तक ही रहती है, 2000 मीटर की ऊंचाई तक ही इसका रोल रहता है। ठीक है, 2000 मीटर की ऊंचाई तक रहती है। और साथ ही साथ विषुवत रेखा, इक्वेटर की जब हम बात करते हैं, इक्वेटर से जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ध्रुवों की तरफ इसकी मात्रा कम होती जाएगी, क्या होती जाएगी, जैसे हम इस तरफ बढ़े तो इसकी मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी, कमी आएगी। ठीक है ना, कम होती जाएगी, और इस तरफ अधिक है तो अधिक से कम की ओर, विषुवत रेखा पर क्या होगी, मात्रा अधिक होगी, लेकिन ध्रुवों की तरफ जब हम जाएंगे तो ध्रुवों की तरफ क्या हो जाएगी, मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है ना, जल वाष्प की मात्रा। ठीक, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट हम जो चर्चा करेंगे वो धूल कण पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, धूल कणों पर चर्चा के पॉइंट पर भी ध्यान रखें, ये होता कैसे है। ठीक, समुद्री नमक आपने देखा होगा, समुद्री नमक बनता है। ठीक, उसके साथ साथ सूक्ष्म मिट्टी के कण, मिट्टी के कण, ठीक है, धुआं, कालिख इत्यादि जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये सब धूल कणों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, धूल कणों का ये निर्माण करते हैं। और ये होता कहाँ पे है, क्षोभ मंडल पे। अब एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन आपने घटना सुनी होगी, फैलाव, प्रकीर्णन, जैसे सूर्योदय के समय भी आप देखते होंगे कि सूर्य के चारों तरफ एक लालिमा टाइप की बनती है, और सूर्यास्त के समय भी, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप देखते होंगे कि लाल और नारंगी रंग की क्या बनती है, एक परत जैसी बनती है, चारों तरफ रंग बिल्कुल फैलाव जैसा दिखता है। वो सब धूल कणों के कारण होता है। अगर प्रकाश की प्रकीर्णन की अगर हम बात करें, प्रकाश का फैलाव की अगर हम बात करें, तो वो किसके कारण होता है, धूल कणों के कारण होता है। ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आसमान का रंग नीला क्यों है,
क्यों दिखाई देता है? तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ध्यान रखें, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है धूल। ठीक है ना। तो ये वायुमंडल के जो में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व, गैसें इत्यादि हैं, इन पर हमने चर्चा की थी। अब हम जो बात करेंगे वायुमंडलों की परत पर बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनसे भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। देखिए, वायुमंडल की जो परतें हैं, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है वायुमंडल की, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद ओजोन मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। ये जो 5 मंडल पाए जाते हैं पृथ्वी की परतों में, 5 परतें हैं। जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। ठीक है ना। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की जो सतह होगी उससे ऊपर, ठीक है ना, ऊपर जो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर, ध्यान रखें। और जबकि विषुवत रेखा पर जो इसकी ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर, ठीक है ना, 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर। अब ध्यान रखें, 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, क्षोभ मंडल की पृथ्वी की सतह से सबसे निचली परत है। ठीक है। सभी मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, ठीक है ना, आंधी, तूफान, वर्षा, चक्रवात इत्यादि सभी घटनाएं, मौसम, बिजली चमकना, सब यहीं पर घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। इसे अगर इंग्लिश में कहें, इसे कहते हैं तो ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसे कभी कभी ऐसे ही एग्जाम में हिंदी में भी ट्रोपोस्फियर लिखा हुआ आ जाता है, तो समझने का प्रयास कीजिए कि इसे क्षोभ मंडल, अन्य नामों से इसे जाना जाता है। इसे अधोमंडल के नाम से जाना जाता है, अधोमंडल इसका अन्य नाम से जाना जाता है, और संवहन मंडल भी इसे कहा जाता है, संवहन मंडल भी इसे कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जैसे कि हमने बात की थी, ध्रुवों पर घटती जाती है, जबकि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक इसकी ऊंचाई होती है और सबसे निचली परत है। ठीक है। महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। इसे अधोमंडल और संवहन मंडल इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में क्या है कि ताप तो समान रहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात, समान ताप रहता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 18 से 32 किलोमीटर इसका क्या है, इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है ना, या लंबाई यूं कहिए, 18 से 32 किलोमीटर के बीच यह पाई जाती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जेट वायुयानों के लिए, जेट विमानों के लिए उड़ने की आदर्श दिशा है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जेट विमान किस मंडल में उड़ते हैं, तो जेट विमान उड़ते हैं समताप मंडल में। ताप समान रहता है, लेकिन कुछ किलोमीटर के बाद तापमान में क्या होता है, तापमान परिवर्तित हो जाता है, ध्यान रखें। तो काफी महत्वपूर्ण है समताप मंडल, और जेट विमानों के लिए ये उड़ने के लिए इसमें आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक। अब ध्यान रखें, अगला जो मंडल है वो है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ध्यान रखें, 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ओजोन परत क्या करती है, पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, ठीक है ना, और पराबैंगनी किरणों को रोकती है पृथ्वी पर आने पर। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, या सबसे इसका जो महत्व बढ़ जाता है वो इसी कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है। ओजोन परत की जो मोटाई अगर हम नापने की बात करें तो मोटाई नापते हैं डॉप्सन इकाई में। किस में नापते हैं, डॉप्सन इकाई में। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, डॉप्सन इकाई में हम इसकी मोटाई नापते हैं। ठीक है। और इसको जो हार्म पहुंचा रही है, जिसपे हम बात कर ही चुके हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वायुयानों से निकलने वाला नाइट्रस ऑक्साइड जो है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन होता है ना, वो इसको नुकसान पहुंचाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलती है, वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, ओजोन मंडल में नुकसान पहुंचाती है। ठीक है ना। तो ये समझने की जरूरत है। ठीक। आयन मंडल की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये 660 से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी संचार उपग्रह होते हैं, संचार उपग्रह जितने भी होते हैं, वो सब यहीं स्थापित किए जाते हैं। ठीक है ना। वो सब कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, आयन मंडल में। दूसरा एक महत्वपूर्ण ये है कि जो इसकी डी लेयर होती है, डी परत होती है, वो क्या करती है,
लंबी यानी दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। दीर्घ रेडियो तरंगें जो होती हैं उन्हें परावर्तित करती है। और साथ ही साथ जो इसकी ई और एफ परतें हैं, ई और एफ परतों की अगर हम बात करें, E1 E2 और F1 F2, ये क्या करती हैं? लघु रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। लघु रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो ध्यान रखें, संचार उपग्रह यहीं पर स्थापित किए जाते हैं आयन मंडल में। डी परत दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। ई और एफ जो परत होती है वो लघु रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। काफी महत्वपूर्ण है ये। अब नेक्स्ट हमारे पास बहिर्मंडल है। 640 से लेके 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर विद्युत आवेशित जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं। विद्युत आवेशित कण यहाँ पर पाए जाते हैं। कभी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत आवेशित कण कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 परतें हैं, काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में ध्यान रखें, ये एनसीईआरटी का हिसाब से देखें तो बिल्कुल यही एक जो है परतों का क्रम है। लेकिन कुछ बुक्स में, जैसे क्षमा कीजिए, महेश बर्णवाल की जो बुक है उसमें क्या किया गया कि समताप मंडल के बाद मध्य मंडल का जिक्र किया गया है। ध्यान रखें, मध्य मंडल का जिक्र किया गया है। उसमें उन बुक्स में ओजोन परत का जिक्र नहीं किया है। तो ध्यान रखें, ओजोन परत का जो जिक्र होगा वो ओजोन परत इस अनुसार समताप मंडल का ही हिस्सा है कि एक ऊंचाई के बाद वहां पर क्या पाई जाएगी, 32 से लेके, जैसे समताप मंडल है तो 32 से लेके 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहां पर ओजोन गैस पाई जाएगी। ठीक है ना। और मध्य मंडल को जो बांटा गया है वो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक बांटा गया है। समझ गए ना। तो इस प्रकार से कुछ कुछ बुक्स में क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल बांटा गया है, उसके बाद आयन मंडल बांटा गया और उसके बाद बहिर्मंडल बांटा। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। नॉर्मली हम देखें तो ये मंडल है। अगर थोड़ा सा आगे एक स्टेप आगे बढ़ें तो उसमें ये कह सकते हैं कि जो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन मंडल किसका हिस्सा है, तो समताप मंडल का भाग है। ध्यान रखें, ओजोन परत समताप मंडल का भाग है। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाएगी। बाकी यथावत है सभी चीजें। ठीक है ना। तो ये समझने की इसमें जरूरत है।